Yes, today we are going to study about the another topic known as the systemic sclerosis. सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या होता है, और इसमें ज़्यादा हम फोकस करेंगे इमेज सेक्शंस में, और इमेज सेक्शन में थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव जाएंगे, इसमें बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ कारण पढ़ेंगे, इसका रीजन क्या है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है वो नॉर्मली क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें कि वो ज़्यादातर वो हैम्पर्ड करता है किसको, कनेक्टिव टिश्यू को। तो इसमें नॉर्मली ये कनेक्टिव टिश्यू को ये डैमेज करता है, और ये डिजीज जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि किसको हैम्पर्ड करता है, कनेक्टिव टिश्यू को। ठीक है, और ये जो ऑटो इम्यूनिटी है, नॉर्मली ये जो डिजीज होता है, इनका जो इनिशिएशन होता है वो होता है इन्फ्लामेटरी फेज से। इस डिजीज का जो इनिशिएशन होता है वो इन्फ्लामेशन से स्टार्ट होता है, और लेट फेज में जाके वो किसमें, फाइब्रोटिक फेज में वो कन्वर्ट होता है। तो इस इनिशिएशंस जो हम बात करते हैं कि वो जो इन्फ्लामेटरी फेज है, इन्फ्लामेटरी से ये फाइब्रोटिक फेज में जाने के बाद वो नॉर्मली आपके जैसे जो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, उसको वो हैम्पर्ड करते हैं, और उसमें क्या होता है कि वेस्कुलोपैथी का ये कारण बनाते हैं। क्यों वेस्कुलोपैथी का ये कारण बनाते हैं? क्योंकि वो क्या होता है कि जो ल्यूमेन होता है जो ब्लड वेसल्स का, उनका ऑब्लिटरेंस कराते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका कारण क्या है, और इसका मेजर जो इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। तो इसका मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर तो पूरी तरह से अभी अननोन है, लेकिन कहा गया है कि नॉर्मली जैसे जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, चाहे कोई किसी कारणवश वेस्कुलर इंसल्ट हो रहा है, जैसे सेवरल वायरसेस हो गया, चाहे सेवरल साइटोटॉक्सिक फैक्टर्स हो गया, चाहे ऑटो एंटीबॉडीज हो गया, चाहे इन्वायरमेंट्स के किसी भी कारणवश। ठीक है, क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकता है, जैसे कि कोई वायरस हो गया, चाहे कोई साइटोटॉक्सिक सेल्स फैक्टर्स हो गया जो कि सेल को ये डैमेज कर सकता है, चाहे कोई ऑटो एंटीबॉडी हो गया, चाहे हम बात कर सकते हैं इन्वायरमेंटल की अगर बात कर सकते हैं तो इन्वायरमेंट हो गया। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि ये आपके इंडोथीलियल सेल को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। जब ये इंडोथीलियल सेल अगर इंजरी होगा, चाहे डैमेज होगा, तो उसके चलते क्या होगा, उस इंडोथीलियल सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा, इसी एपोप्टोसिस। ठीक है, इसके बाद से इंडोथीलियल सेल का डिस्फंक्शन हो जाएगा, ई डिस्फंक्शन। फिर इसके बाद से डिफेक्टिव जो इसमें बात करते हैं, इसमें बहुत सारा डिफेक्टिव जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जैसे फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है कि फाइब्रोनेक्टिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम पढ़ेंगे कि बी सेल का स्टिमुलेशन होता है, तो बी सेल के स्टिमुलेशन से इंसल्ट के चलते टी सेल से बी सेल से स्टिमुलेशन के चलते इंटरल्यूकिन 13 का फॉर्मेशन होता है, और वो इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है, जो फाइब्रोनेक्टिन का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराता है। जब फाइब्रोनेक्टिन का जो फॉर्मेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर कोलेजन का डिपोजिशन भी ज़्यादा होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो मैनिफेस्टेशन आता है, क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन आता है, कि जो स्किन होता है वो ठीक हो गया रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फैक्टर्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये अलग है थोड़ा। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी क्या होता है कि इसमें फाइब्रोनेक्टिन जो है, फाइब्रोनेक्टिन चाहे कोलेजन का फॉर्मेशन क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, किसके रिस्पॉन्स में, इंटरल्यूकिन 13 के रिस्पॉन्स में। तो ये आगे चल के फिर ये स्किन मैनिफेस्टेशन देता है। नॉर्मली ये हम पढ़ेंगे कि दो टाइप का स्क्लेरोडर्मा चाहे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होता है, जैसे कि एक होता है आपको लिमिटेड, एक होता है डिफ्यूज, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस एपोप्टोसिस के चलते क्या होता है कि जो कैपिलरीज जो होते हैं, नॉर्मली जो छोटे छोटे कैपिलरीज होता है, उनका नंबर कम होने लगता है, और अगर उनका नंबर कम, वो डैमेज होगा तो उनका नंबर कम होगा, तो इसको कहते हैं नॉर्मली हम लोग कि वो कैपिलरीज रेयरफेक्शन
कैपिलरीज रेयरफैक्शन मतलब इनका जो नंबर है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अब क्या होगा, जैसे कि अब मान लीजिए कि हम कहे थे कि जो इन्फ्लामेशन से स्टार्ट होता है, इन्फ्लामेशन के बाद वो किस फेज में जाता है, और लेट फेज जो होता है इसका फाइनल फेज में वो जब क्या जाता है फाइब्रोटिक फेज में जाता है। तो फाइब्रोटिक फेज में जाने के बाद मतलब क्या होता है, वहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि जो अगर डिसफंक्शन हो रहा है तो वैस्कुलर रिमॉडलिंग होगा, और इस वैस्कुलर रिमॉडलिंग के कारण क्या होता है कि जो ल्यूमेन का जो है वो नैरो हो जाएगा, जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो नैरो हो जाएगा। इस नैरोइंग के चलते इसको कह सकते हैं ऑब्लिटर्ड हो जाएगा, जो वेसल्स है वैस्कुलर ऑब्लिटरेंस हो जाएगा। और इस वैस्कुलर ऑब्लिटरेंस के चलते क्या हो गया, अब जो आगे जितने भी जैसे टिश्यू हैं और चाहे जो सेल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, हाइपोक्सिक होने लगेंगे, टिश्यू हाइपोक्सिक होने लगेगा। और इस टिश्यू हाइपोक्सिक के चलते सेवरल ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होने लगेंगे, और वो एक्टिवेट जब होंगे तो ये कारण बनाते हैं किसके, फाइब्रोसिस के। अब ये जब फाइब्रोसिस होगा तो आप इसका जो मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से देखते हैं कि बहुत सारा इसमें कि जैसे ये स्ट्रक्चर को समझिए, इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये TGF बीटा 1 जो है मायोफाइब्रोब्लास्ट है, मैट्रिक का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, ब्लड वेसल्स क्या हो जा रहा है, फिर इंडोथेलियल डिसफंक्शन हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है कि वेस्कुलर रिमॉडलिंग होगा, इसके रिमॉडलिंग के चलते क्या होगा, ऑब्लिटरेंस होगा, ऑब्लिटरेंस के चलते फाइब्रोसिस होगा। और फिर फर्दर फाइब्रोसिस अगर हो रहा है तो इसके चलते टिश्यू में क्या होने लगेगा, एक जो फीचर्स आने लगते हैं टिश्यू में, हाइपोक्सिक फीचर्स आने लगते हैं, और सब पढ़ेंगे। सबसे पहले अब इसका दो जो क्लासिफिकेशन के बारे में होता है नॉर्मली, इनका जो स्क्लेरोडर्मा का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है आपका लिमिटेड क्यूटेनियस, और एक होता है डिफ्यूज क्यूटेनियस स्क्लेरोडर्मा चाहे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ये इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि अगर लोकलाइज्ड अगर हम चाहे लिमिटेड कहते हैं, तो लिमिटेड में क्या होता है कि मेनली स्किन का जो थिकनिंग तो है, स्किन के थिकनिंग के साथ क्या होता है कि बहुत सारा जो स्किन थिकनिंग और चाहे जो इंड्यूरेशंस जो होते हैं वो नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड कहाँ होते हैं, वो फेस पे हो गया, चाहे डिजिटल आर्म पे हो गया, चाहे हैंड पे होता है, फिर इसके वजह से नी के नीचे हो गया, तो डिजिटल पोर्शन में ये ज़्यादा से ज़्यादा तक रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। और इनमें अगर हम बात करते हैं कि किस जैसे कि जो सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन की अगर बात करते हैं, चाहे विसरल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, तो वो विसरल इन्वॉल्वमेंट नॉर्मली क्या हो जाएगा, लेट विसरल इन्वॉल्वमेंट होता है, लेट विसरल इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। और इनमें जो इंड्यूरेशन होता है, चाहे स्किन थिकनिंग की बात करें, स्किन थिकनिंग और इंड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो नॉर्मली कहाँ, फेस चाहे डिजिटल, हैंड चाहे आर्म्स की बात करते हैं, फोर आर्म्स पे, चाहे फोर आर्म्स हो गया चाहे हैंड हो गया। फिर यही अगर बात करते हैं हम लोग लेग्स में, ये होगा वो भी डिजिटल पार्ट में। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिफ्यूज क्यूटेनियस की, तो ये नॉर्मली जो डिफ्यूज क्यूटेनियस है वो आपका जो मैनिफेस्टेशन है, इनमें तो स्किन का जो है डिफ्यूज फॉर्म में होगा, मतलब पूरे बॉडी में डिफ्यूजली वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इनमें अगर हम बात करते हैं विसरल इन्वॉल्वमेंट के बारे में, मतलब मान लीजिए कोई अदर सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन, तो इनमें सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन अर्ली होता है, और इनमें जो सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन होता है जो आपका लिमिटेड है उसमें लेट होता है। और जैसे कि बात करते हैं कि अगर बात करते हैं कि विसरल इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें मोस्ट कॉमनली अगर विसरल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है एसोफेगस को, ठीक है। एसोफेगस के बारे में हम बात करेंगे, इसका सब इमेज के बारे में पढ़ेंगे। तो एसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट होता है, लगभग ये 90% इन्वॉल्वमेंट होता है। और चाहे अगर पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन का भी ये कारण बनाता है, किसमें, आपका लिमिटेड में। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपको कि अगर अर्ली मैनिफेस्टेशन आज आता है मतलब विसरल में जैसे डिफ्यूज में, तो उसमें क्या होता है कि इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज़ का ये मैनिफेस्टेशन ज़्यादातर डिफ्यूज फॉर्म में होता है। चाहे अगर बात करते हैं अगर कार्डियक अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो ज़्यादातर अगर
जैसे क्वेश्चन में अगर आता है कि मान लीजिए आपका स्क्लेरोडर्मा का बहुत सारा फीचर्स दिया है, लेकिन उसके साथ क्या है कि ज़्यादातर वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके किसके है, एसोफेगस का। तो नॉर्मली क्या होता है, एसोफेगस इसमें डिफ्यूज में भी इन्वॉल्व होता है और एसोफेगस में भी लिमिटेड में भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर एसोफेगस की हम बात करें तो वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, लिमिटेड फॉर्म में होता है। फिर इसके बाद कार्डियो हो गया। फिर आगे चल के ये कभी कल क्या होता है कि ये रीनल क्राइसिस का भी ये कारण बनाता है। तो रीनल क्राइसिस रीनल इन्वॉल्वमेंट करता है, तो उसके चलते भी क्या होगा, रीनल प्रॉब्लम होगा। तो इस रीनल प्रॉब्लम हम देखेंगे कि कैसे। अब तो क्या होता है, पहले क्या होता है कि जो डेथ का जो कारण है, सबसे पहले बुक में जैसे कि पहले हैरिसन की अगर बात करते हैं तो हैरिसन में सबसे पहले रीनल क्राइसिस के बारे में कहा गया था, ठीक है, कि रीनल क्राइसिस इसका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे कि एसी इनहिबिटर जैसे इनालाप्रिल और कैप्टोप्रिल जैसे ये सब दवाई आई, और ये सब दवा आने के बाद क्या हुआ कि इनका जो इंसिडेंस हो गया इस रीनल क्राइसिस से जो होने वाले जो डेथ था वो कम हो गया। लेकिन अब क्या है कि ILD या इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ का ये कारण क्या हो गया, अब ये आंसर ILD हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इनका जो फीचर्स है वो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर टिश्यू हाइपोक्सिक हो रहा है, इसमें अगर हम बात करना है एंटीबॉडी के बारे में भी हम बात करेंगे, तो नॉर्मली इसके एंटीबॉडी का हम अलग मतलब इसमें वीडियो शूट करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ एंटीबॉडी का यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क्स लगा दे रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, चाहे लास्ट में देख लेंगे इसी के लास्ट में। सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर्स में इसमें सबसे पहले ये जो फीचर्स है रेनॉल्ड फेनोमेना का शो करता है। ये रेनॉल्ड फेनोमेना क्या होता है कि नॉर्मली जो एपिसोडिक वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, और इसमें एपिसोडिक वैसोकंस्ट्रिक्शन के चलते बहुत सारा सीक्वेंशियल चेंजेस आता है। इस चेंजेस के चलते सबसे पहले जो स्किन का जो चेंजेस आता है वो होता है पेल कलर में। तो इसमें पेल कलर होता है, और वो किसके चलते होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के चलते। इसके बाद से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद से क्या होगा, ये पेल कलर है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद से फिर कुछ देर के लिए यहाँ पे ट्रांजिएंट साइनोसिस का भी ये कारण बनाता है। फिर इसके बाद से ये नॉर्मल आ जाता है। तो नॉर्मल में ये क्या हो जाएगा, रेड कलर का, इसमें क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो पेल कलर पेल हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो है रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है, नॉर्मली इट इज द एपिसोडिक वैसोकंस्ट्रिक्शन, episodic vasoconstriction having sequential चेंजेस लाइक दिस। ये सब सीक्वेंशियल चेंजेस इसमें आते हैं। और नॉर्मली अगर बात करते हैं रेनॉल्ड फेनोमेना का, तो वो आपके रेनॉल्ड फेनोमेना प्राइमरी भी कॉज हो सकता है और उसका सेकेंडरी कॉज भी हो सकता है। तो प्राइमरी कॉज में जैसे कि इडियोपैथिक हो गया, चाहे फैमिली हिस्ट्री हो गया, वो नॉर्मली इसमें प्राइमरी कॉज आता है। लेकिन अगर बात करते हैं सेकेंडरी कॉज में, तो सेवरल, जैसे हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो गया है, जैसे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो गया, चाहे SLE के बारे में हम पढ़ेंगे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस में, तो उसमें भी ये क्या होता है कि सेकेंडरी कॉज होता है ये रेनॉल्ड्स फेनोमेना होने का। और सिस्टम में, और ये मोस्ट सीवियर होता है। कभी कल क्या हो कि ये वेसल्स डैमेज भी होते हैं। मोस्ट सीवियर फॉर्म में क्या होता है कि ज़्यादातर ये वेसल्स डैमेज भी करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हम अगर बात करते हैं अनदर टॉपिक, जैसे कि नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी करते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में। इनका करने का मेरा मेन मकसद क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये अपना फिंगर है और ये नेल है, ठीक है, और नेल का जो ये जो रीजन है, यहाँ से हम क्यूटिकल पोर्शन है, ये जो क्यूटिकल है, और इस क्यूटिकल से यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है, कैपिलरीज लूप्स जो प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली जो ये कैपिलरी लूप्स होते हैं वो आपके नॉर्मली ऐसा होते हैं, लॉन्ग टॉर्चियस ऐसे है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी कारणवश, जैसे कि ये जो डिजीज है आपका स्क्लेरोडर्मा, तो वो उस के चलते क्या होता है कि ये डायलेशन भी हो सकते हैं, चाहे लेट फेज में जाते जाते क्या होगा कि वो, जैसे हम बताए थे कि इसके पैथोजेनेसिस में कि ये एपोप्टोसिस करा देगा। तो इस एपोप्टोसिस के चलते क्या हो जाएगा, कैपिलरी का रेयरफेक्शन हो जाएगा, तो जो नंबर है कैपिलरीज का वो कम हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैपिलरीज का इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इसका नंबर क्या हो गया, अर्ली में ये कम हो गया। अब फाइनल जाते जाते देखिए यहाँ भी देखिए, फिर यहाँ पे आप देखिए, तो ये
और दूसरा जो इस रेयरफैक्शन के चलते बहुत सारा जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे जो डायलेट हो गया है, डायलेटेड कैपिलरीज हो गए हैं। इस डायलेटेड कैपिलरी डायलेशन, और कहीं कहीं क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे ये कैपिलरी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस जब कैपिलरी जिस रीजन में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या करें, वहाँ से मतलब रेयरफैक्शन हो चुका है तो इसको कहते हैं ड्रॉप आउट लीजन। इस ड्रॉप आउट लीजन ऑफ कैपिलरीज, ड्रॉप आउट लीजन ऑफ कैपिलरीज, इट इज़ द लेट मैनिफेस्टेशन। नॉर्मली ये लेट मैनिफेस्टेशन है, और ये लेट मैनिफेस्टेशन इसको कहते हैं एक और बर्नड आउट स्क्लेरोडर्मा, बर्नड आउट स्टेज ऑफ स्क्लेरोडर्मा, बर्नड आउट स्टेज ऑफ व्हाट, स्क्लेरोडर्मा। और ये बर्नड आउट स्टेज हो गया, जैसे देखिए एकदम लग रहा है कि आग की तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है। और नॉर्मली इसमें क्या होता है, कैपिलरीज का जो है नॉर्मल अमाउंट जो है नंबर है वो कम हो जाता है, और ये फाइनली आगे चल के एक डिजिटल गैंग्रीन का ये फॉर्मेशन कराता है। और ये डिजिटल गैंग्रीन फिर उसके जो नीचे और उस टिश्यू के नीचे चाहे जो डिजिट्स हैं और उनका जो अंडरलाइंग बोन है वो अफेक्टेड होगा, उस बोन अफेक्टेड के चलते, इस डिजिटल गैंग्रीन के चलते आगे चल के ये एक्रोऑस्टियोलाइसिस का ये कारण बनाता है। एक्रोऑस्टियोलाइसिस, ये हम सब इमेज देखेंगे। एक्रोऑस्टियोलाइसिस क्या होता है, जैसे समझिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हम बता रहे हैं, ये नॉर्मली क्या होता है कि ये ड्रॉप आउट चाहे बर्नट आउट स्टेज के बाद जो स्क्लेरोडर्मा में ये डिजिटल गैंग्रीन का जो फॉर्मेशन, इसको कहते हैं डिजिटल गैंग्रीन। ये डिजिटल गैंग्रीन के बाद से क्या होता है, जो प्रॉपर तरह से वहाँ पे बहुत सारा एक्रोऑस्टियोलाइसिस का ये कारण बनाता है। ज़्यादा देर तक अगर ये मतलब पेशेंट अगर जैसे हम कहते हैं लिमिटेड फॉर्म में, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में ये ज़्यादातर देखा जाता है। फिर बात करते हैं कि एक नया जो इसमें जो फीचर्स है कि ये जो देखिए कि कैल्शियम का जो चाहे जो इसमें लिमिटेड फॉर्म में जब हम पढ़ेंगे, इसमें एक आता है क्रेस्ट सिंड्रोम। क्रेस्ट सिंड्रोम में सबसे पहला जो फीचर्स होता है इसमें लिमिटेड, ये नॉर्मली क्रेस्ट सिंड्रोम इज द फीचर्स ऑफ व्हाट, लिमिटेड फॉर्म ऑफ स्क्लेरोडर्मा। इस लिमिटेड फॉर्म ऑफ स्क्लेरोडर्मा में हमें क्या मिलता है, सबसे पहले कैल्सिनोसिस क्यूटिस, ठीक है। इसके बाद से हम देखते हैं रेनॉल्ड्स फेनोमेना के बाद से हम देखते हैं इसमें ई फॉर एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, हम इसमें देखते हैं एसोफेजियल डिसमोटिलिटी। फिर इसके बाद से एस फॉर देखते हैं द स्क्लेरोडेक्टाइली। फिर इसके बाद से इसमें टीलेंजेक्टेशिया हम लोग देखेंगे, टीलेंजेक्टेशिया का देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है जो आपका डिपोजिशन हुआ है, नॉर्मली क्या हुआ है, जो ये जो सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिक डिपोजिशन हुआ है, जो कि स्किन को अगर ये ब्रीच करता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कैल्सिनोसिस क्यूटिस। अगर एक्सरे पे अगर आप देखते हैं तो एक्सरे में देखिएगा तो ये देखिए डिजिटल पे ये ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका एक्सरे चेंजेज। फिर अगर बात करते हैं ये टीलेंजेक्टेशिया, जैसे कि फेस पे चाहे पेरी एंगुअल रीजन पे, जैसे कि इस रीजन को क्या कहते हैं पेरी एंगुअल रीजन, तो वहाँ पे वो क्या होगा कि वहाँ का जो वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, वो डायलेट करेंगे नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। जो सरफेशियल स्किन है इस पे ये जितने भी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कर देंगे, डायलेटेड फॉर्म में आ जाएंगे, और इस डायलेटेड फॉर्म से क्या फॉर्मेशन होगा, टीलेंजेक्टेशिया। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टीलेंजेक्टेशिया। ये नॉर्मली आपको किस में दिखता है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ स्क्लेरोडर्मा। फिर अगर बात करते हैं, अब ये स्ट्रक्चर को समझिए, ये जो पेशेंट है इनका जो माउथ का जो एक स्ट्रक्चर है आप समझ सकते हैं कि कैसा है, कि एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि मसल्स
जो है इनका जो माउथ का जो है माइक्रोस्टोमिया हो चुका है, मतलब माउथ का जो ओपनिंग है वो बहुत कम ओपन हो रहा है, चाहे मास्क लाइक हो चुका है, चाहे इसको कहा जाए माउस लाइक फेसिस, और जो नोज है वो एक तरह से मसल्स, क्या होता है कि जो भी फेशियल एक्सप्रेशन के चलते हमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, लेकिन ये क्या होता है कि इसमें इतना ना ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है आपके कह सकते हैं कि नॉर्मली डिपोजिशन किसका होता है इसमें, कोलेजन्स का, चाहे कोलेजन्स हो गया, चाहे फाइब्रोनेक्टिन्स का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो उसके चलते वहाँ का जो स्किन है, जो टिश्यू है, वो डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है तो थिकनिंग हो जा रहा है। तो इस थिकनिंग के चलते जो स्किन इन्वॉल्वमेंट है वो नॉर्मली क्या होता है, माउस लाइक फेसिस का ये अपीयरेंस देता है, माउस लाइक फेसिस अपीयरेंस। और इसके चलते क्या होता है कि और मास्क लाइक, और जो नोज है वो पैरट बीकिंग की तरह इसमें हमें दिखता है, पैरट बीकिंग की तरह हमें इसमें दिखता है। और इस दौरान क्या होता है कि आपका जो माउथ का जो ओपनिंग है, चाहे मतलब वो चाहे नोज ओपनिंग है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी होने लगता है। और इस जो माउथ ओपनिंग अगर कम हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्टोमिया, माइक्रोस्टोमिया कहते हैं। और आगे चल के क्या होता है कि बहुत सारा, जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम कर सकते हैं, आप मतलब उसका आंसर आप दे सकते हैं कि कोई ऐसा डिजीज़ है जिसमें कि और स्किन का थिकनिंग होता है, स्किन का थिकनिंग अनदर, जैसे कि स्क्लेरोडर्मा के अलावा और कोई ऐसा डिजीज़ है जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि स्किन थिकनिंग हो, तो वो होता है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस में भी हमें ये स्किन थिकनिंग हमें मिलता है। बात करते हैं और एक और इसमें एक और स्ट्रक्चर इसका नाम दे सकते हैं इसका, जैसे कि मान लीजिए पर्स जो है आप देखे होंगे, जैसे बटुआ जैसे है, तो बटुआ को आप क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, चाहे क्लोज करने के लिए ऊपर की तरफ पुल करते हैं, जैसे ऐसे आप देखेंगे इसमें ऐसे ऐसी है, तो फिर इसको ओपन करने के लिए तो आप इसको फैलाएंगे, फिर इसका क्लोज करने के लिए उस पर ये पुल करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, पर्स स्ट्रिंग अपीयरेंस, ठीक है, ये आपको देखने को मिला। फिर इसके बाद अगर स्किन की मैनिफेस्टेशन अगर देखते हैं तो नॉर्मली जो स्किन है इसका वो आपको दिखेगा साल्ट एंड पीपर अपीयरेंस आपको दिख रहा है, साल्ट एंड पीपर अपीयरेंस। ये साल्ट और पीपर अपीयरेंस का कारण क्या है कि जो भी ये आपको हाइपर पिगमेंटेड और हाइपर पिगमेंटेड एरिया दिख रहा है, जो हाइपर पिगमेंटेड एरिया है जो स्किन का वो मेलानिन के डिपोजिशन के चलते है, और इस मेलानिन के डिपोजिशन के चलते, लेकिन अल्टरनेट आप देख रहे हैं विटिलेगो भी है, मतलब वाइटिस हाइपो पिगमेंटेड एरिया भी है। तो वो हाइपो पिगमेंटेड एरिया का कारण क्या है कि जो अगर बात करें जो पेरीफॉलिकुलर रीजन है, तो उस पेरीफॉलिकुलर रीजन को ये मतलब वो स्पेयर्ड हो जाता है, उस पेरीफेरल जो पेरीफॉलिकुलर रीजन जो स्पेयर्ड है उसके चलते ये आपको एक साल्ट पीपर अपीयरेंस ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो साल्ट पीपर अपीयरेंस आपको कहाँ दिखता है, इसमें स्क्लेरोडर्मा में भी आप इसको देख सकते हैं। जीआई मैनिफेस्टेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें गेव डिजीज़ का ये आपको वाटरमेलन जैसा मैनिफेस्टेशन आता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली ये जीआईटी में अगर एसोफेगस को अगर वो इन्वॉल्व करता है तो एसोफेगस में डिस्फेजिया का ये कारण बनाता है, एसोफेगस में ये डिस्फेजिया का कारण बनाता है। अगर इंटेस्टाइन में अगर ये स्क्लेरोडर्मा अगर इंटेस्टाइनल होता है तो स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन का ये कारण बनाता है, क्या कहते हैं, अगर इंटेस्टाइन में अगर हो रहा है तो वो किसका कारण बनाता है, स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन का ये कारण बनाता है। फिर अगर हम बात करें जीआई मैनिफेस्टेशन, जो मोस्ट कॉमन जीआई मैनिफेस्टेशन है वो है गेव मतलब गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेसिस। इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक रीजन है वो किसके तरह दिखने लगता है, वाटर मेलन अपीयरेंस इनका होता है, वाटर मेलन अपीयरेंस। फिर अगर बात करते हैं आगे कि अगर इनका हम बात किया था कि अगर ये लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि डिफ्यूज फॉर्म में ये ज़्यादातर ये लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल्स लंग्स डिजीज़। और इंटरस्टिशियल्स लंग डिजीज़ में एक होता है स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल
निमोनिया, और एक होता है नॉन स्पेसिफिक। तो ये नॉर्मली कौन सा करता है, NSIP करता है, नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंटरस्टिशियल निमोनिया, जिसमें कि क्या होता है कि जब आप CT स्कैन पर देखिएगा तो ये आपका ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको ये शो हो रहा है। क्या शो होता है इसमें, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ये CT स्कैन पे ये शो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट को प्रेजेंट कर सकता है नॉन पिटिंग एडेमा के साथ, और इंड्यूरेशन और स्वेलिंग ऑफ द फिंगर्स। कारण क्या होता है कि नॉर्मली अगर इडेमा की अगर हम बात करते हैं, नॉन पिटिंग एडेमा की बात करते हैं, तो इडीमा आप जानते हैं कि जैसे कि इडीमा आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में भी दिखता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण क्या है कि उसमें क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, जो भी टिश्यू के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में सबसे तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होता है, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन अपने में ज़्यादा करते हैं। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगे तो उसके चलते वहाँ पे क्या होता है कि इडेमा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें क्या है कि स्किन के इन्वॉल्वमेंट के चलते ऐसा हो रहा है। बात करते हैं कि अगर ये रीनल इन्वॉल्वमेंट करता है, अगर रीनल क्राइसिस करता है, तो इस रीनल क्राइसिस में ये आगे चल के क्या होता है कि थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी का ये कारण बनाता है, माइक्रो एंजियोपैथी ऑफ व्हाट, रीनल वेसल्स। रीनल वेसल्स का माइक्रो एंजियोपैथी होगा, और ये कारण क्या बनाता है, महा का, जिसमें महा के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो एंजियोपैथिक ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया। और इस माइक्रो एंजियोपैथिक ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया जब आप पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जब कीजिएगा, तो इस पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आपको क्या दिखेगा, सिस्टियोसाइट्स आपको दिखेंगे। ये सिस्टियोसाइट्स आपको दिखेंगे, इसको क्या कहते हैं, सिस्टियोसाइट्स। अगला जो इमेज सेक्शन होगा जो आरबीसी के मॉर्फोलॉजी पे होगा, तो उसमें आपको सब ये आरबीसी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं अगर ट्रीटमेंट का, नॉर्मली इसका कोई ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको देना है, अगर हम बात कर रहे हैं अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट है, तो हम आपको बता चुके थे पहले ही कि इसमें आप अगर ACE इनहिबिटर्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। ACE इनहिबिटर्स रीनल इन्वॉल्वमेंट में दे सकते हैं। चाहे आप रेनॉल्ड्स फेनोमेना है तो उसमें आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और चाहे फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर 5 दे सकते हैं। इसमें क्या है कि वो क्या होगा, वेसोडाइलेशन करेंगे, चाहे बोसेंटन दे सकते हैं। तो ये वेसोडाइलेशन, यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या है, वेसोडाइलेशन करना, किसमें, RF में। फिर अगर बात करें ACE इनहिबिटर्स, चाहे ARB भी हम दे सकते हैं, तो वो आपको अगर उसमें किडनी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तब हम ऐसा देंगे। अगर GI इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, चाहे इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज अगर है, चाहे GI इन्वॉल्वमेंट, चाहे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तो इसमें हम ज़्यादातर प्रीफर क्या करते हैं, माइकोफिनोलेट करते हैं, मोफेटिल और साइक्लोफॉस्फामाइड भी हम इसमें प्रीफर कर सकते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक है, अगर इसमें जैसे आर्टेरियल हाइपरटेंशन है तो उसमें फॉस्फोडाइएस्ट्रेज चाहे प्रोस्टासाइक्लिन्स भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट मेनली वो प्रेजेंट करेगा पेशेंट हार्ट फेल्योर की तरह, तो उस हार्ट फेल्योर में आप पेशेंट को डायूरेटिक्स आप यूज कर सकते हैं। अगर ये इन्वॉल्वमेंट अगर जॉइंट्स को करता है तो आप प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं, चाहे मेथोट्रेक्सेट कर सकते हैं, चाहे रिटुक्सीमैब हो गया, चाहे TNF जो इनहिबिटर्स है वो यूज कर सकते हैं। अगर इफ़ इट इन्वॉल्व द सेवरल मसल्स, इन दिस मसल्स कंडीशन वी कैन यूज प्रेडनिसोलोन्स और एजाथायोप्रिन। तो नॉर्मली ये सब हम इसमें यूज करते हैं। बात करते हैं एक और लास्ट जो है इसकी डायग्नोसिस में, अगर इसका जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में जो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि दो हम बताए थे कि एक होता है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा वाला जो है, एक होता है डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा। तो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में नॉर्मली जो कैरेक्टरिस्टिक एंटीबॉडी जो होता है वो होता है इसमें होता है एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, इसमें एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। लेकिन डिफ्यूज की अगर बात करें तो इसमें आता है एंटी टोपोआइसोमरेज एंटीबॉडी, जिसको कह सकते हैं SCL70 एंटीबॉडी। ठीक है, ये नॉर्मली मेनली प्रेजेंट होता है ILD में। फिर इसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि इट मे ऑल्सो प्रेजेंट विथ व्हाट, एंटी RNA पॉलीमरेज 3
ठीक है, एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट भी ये फॉर्म कर, और ये नॉर्मली आपको गेव में ज़्यादा दिखता है और ये आपको ILD में ज़्यादा दिखता है। और नॉर्मली जो एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी है वो आपका कैसे प्रेजेंट करता है, डिस्क्रीट स्पेकल्ड पैटर्न, क्या होता है, डिस्क्रीट स्पेकल्ड पैटर्न, ठीक है। और जो टोपो आइसोमेरेज होता है, देखिए टोपो आइसोमेरेज जो सेंट्रल जो है, सेंट्रल साइनिंग होता है, सेंट्रल साइनिंग जो होता है टोपो आइसोमेरेज में होता है। फिर इसमें डिस्क्रीट पैटर्न्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है तो इसमें ऐसे डिस्क्रीट पैटर्न्स में होता है, ठीक है। डिस्क्रीट पैटर्न किसमें, एंटी सेंट्रोमियर में आपको ये दिखेगा, एंटी सेंट्रोमियर में आपको डिस्क्रीट फॉर्म में ये आपको दिखेगा। फिर इसके बाद से anti-RNA पॉलीमरेज चाहे जितना भी अगर ये आपको नॉर्मली क्या है, टोपो आइसोमेरेज नॉर्मली सेंट्रल साइनिंग इसमें शो होता है। ये जो है जितना भी डिफ्यूज और जो भी हम पढ़ेंगे इसमें इम्यूनल फ्लोरेसेंस के बारे में एक अलग ही सबका इमेज सेक्शन का हम वीडियो बनाएंगे, आगे देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू